साथियों, कांग्रेस के एक नेता ने मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा, तो दूसरा मुझे गंगू तेली कहने आ गया। इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा, तो दूसरा नेता सामने आया और मुझे भस्मासुर की उपाधि दे दी। बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप। मैंने एक शब्द नहीं बोला। मैंने ये नहीं बोला भैया ये गलत बोल रहे हैं, ये ठीक नहीं है ना। मैं बिल्कुल चुप चुप। दोस्तों, क्या एक चेहरा बदल देने से क्या कोई पार्टी अपनी पूरी हार को छिपा सकती है? जिस आईटी सेल को 11 साल तक अजय बताया जा रहा था, वह अचानक बदल क्यों दिया गया है? और दोस्तों, मेरा सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह है कि जो नई टीम लाई गई है, वही टीम अपनी पुरानी ट्वीट को डिलीट क्यों कर रही है? अपने अकाउंट को प्राइवेट क्यों कर रही है? डरी हुई टीम कैसे दूसरे को डराएगी भाई? यही सवाल आज हम आपके सामने रखने वाले हैं, तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट तक देखेंगे तो आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ में आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल पे नए है ना तो वो सब्सक्राइब वाले बटन दबाइए और वीडियो को लाइक करके हमारी आवाज़ को और मजबूत करिए। आइए देखते हैं कि यह पूरा मामला है क्या। दोस्तों, बीजेपी में इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी बात की हो रही है कि वो ये है कि सोशल मीडिया का नया मुखिया कौन बना है और वो क्या कर पाएगा। ऊपर से देखने में यह एक छोटा सा प्रशासनिक बदलाव लगता है, लेकिन असल कहानी बहुत बड़ी है। जिस डिजिटल दुनिया पर बीजेपी और मोदी सरकार का दबदबा माना जाता था, जहां चाहे जो पोस्ट हो इशारे भर में हटवा दिया जाता था, उसी दुनिया में बीजेपी को हाल में एक बड़ी हार मिली है और यही हार अब टीम में बदलाव की वजह भी बन गई है। थोड़ा पीछे चलते हैं। 2014 से लेकर 2024 तक सोशल मीडिया पर बीजेपी का लगभग एक तरफा राज रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यह पकड़ थोड़ी सी दोस्तों कमजोर पड़ गई थी, लेकिन दोस्तों जुलाई 2026 आते आते यह पूरा तरह से कहें तो एक तरह से बिखर गई थी। इसी बीच अप्रैल मई में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत हुई, लेकिन उस जीत का श्रेय आईटी सेल को कम दिया गया, बल्कि केंद्रीय एजेंसियां और वोटर लिस्ट में बदलाव यानी एसआईआर को ज़्यादा दिया गया। इससे आईटी सेल थोड़ा निश्चिंत हो गया और वही पुराना खेल दोहराता रहा, विरोधियों को मुस्लिम प्रस्त और हिंदू विरोधी बताना। और ठीक इसी समय उसी सोशल मीडिया के एक नई ताकत उभरी। जंतर मंतर पर युवाओं की भीड़ जमा हुई, जिन्हें लोग जैन जी कह रहे हैं। इसी भीड़ ने बीजेपी की आईटी सेल और मोदी मीडिया दोनों को धूल चटा दिया। सवाल दोस्तों यहाँ पर यह है कि ऐसा कैसे हो गया? और यही नहीं दोस्तों, बीजेपी अपनी वेबसाइट पर इसे आईटी और सोशल मीडिया विभाग कहती है, आईटी सेल नहीं कहती है। लेकिन आम भाषा में, मीडिया में और विशेषज्ञों के बीच यह हमेशा आईटी सेल के नाम से ही जाना गया है। 2014 के बाद से इस मंच ने नफरत, झूठ और साजिश का जो जहर फैलाया गया है ना, उसने देश की राजनीति को लंबे समय तक अपनी चपेट में रखा था। इस जहर के लिए कई बार सीधे अमित मालवीय को जिम्मेदार ठहराया गया, तो कई बार पूरे आईटी सेल को। लेकिन दोस्तों, व्हाट्सएप चलाने वाले चाचा मामा से लेकर गोदी मीडिया और समर्थक तक सबने इसे इतर समझकर लगाया, फैलाया, वायरल किया। सबको इस बदबू की लत लग गई थी, मगर जनता उब चुकी थी। वह सोचने लगी कि आखिर यह कब तक चलेगा। देश के किसी भी शहर में नाले के किनारे रहने वाले करोड़ों लोग अक्सर हालात से हार कर उसी बदबू में कहें तो जीना सीख लेते हैं। लेकिन एक दिन वही लोग उसी गंदगी से निकलकर लड़ने भी आ जाते हैं। जंतर मंतर पर ठीक यही हुआ था दोस्तों। लोगों को इस बात की परवाह नहीं थी कि उन्हें पाकिस्तानी एजेंट कहा जा रहा है या उनके जेब के पैसे को विदेशी फंडिंग बताया जा रहा है। जिन गालियों को बीजेपी ने हथियार बनाकर लोगों को डराया था, तो उससे भी तीखा भाषा लेकर यह भीड़ जंतर मंतर पर पहुंच गई थी। इसके बाद बड़े बड़े विशेषज्ञ कहने लगे कि ब्रांड मोदी हवा में उड़ गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी को शायद ही कभी जनता की तरफ से इतनी गालियां मिली हो, मगर इस बार मोदी ने ज़्यादा देर तक पीड़ित बनने का कार्ड नहीं खेला, बल्कि माफ़ करने का नाटक करते हुए उन्होंने दोस्त कह ढाला। दिलचस्प दोस्तों बात तो यहाँ पर यह है कि जब जंतर मंतर पर गालियाँ दी जा रही थी, तब गोदी मीडिया ने इसे बड़ा मुद्दा नहीं बनाया। लेकिन जब भीड़ तितर बितर हो गई और लोग अकेले घर को लौट गए थे,
तब उनके घरों तक कैमरा पहुंच गया था। बाद में वहां भी वह भी काम उन्हें बंद करना पड़ा। अब दोस्तों आप एक पुरानी बात याद कर लीजिए। 29 अप्रैल 2023 को बीदर की एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने गिनकर बताया था कि कांग्रेसियों ने उन्हें 91 तरह की गालियां दी थी। किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। साथियों, कांग्रेस के एक नेता ने मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा, तो दूसरा मुझे गंगू तेली कहने आ गया। इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा, तो दूसरा नेता सामने आया और मुझे भस्मासुर की उपाधि दे दी। कांग्रेस के एक और नेता है, देश के विदेश मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने मुझे बंदर कहा। इनके और एक मंत्री ने मुझे वायरस कहा, तो दूसरे ने दाऊद इब्राहिम का दर्जा दे दिया। इनके एक नेता ने मुझे हिटलर कहा, तो दूसरे ने मुझे बदतमीज नालायक बेटा कहा। इतना ही नहीं, मुझे रेबीज बीमारी से पीड़ित बंदर बोला गया, चूहा बोला गया, लहू पुरुष बोला गया, असत्य का सौदागर बोला गया। साथियों, कांग्रेस के नेताओं ने मुझे रावण, सांप, बिच्छू, गंदा आदमी, जहर बोले वाला तक बोला। कांग्रेस के नेता जिसके सामने नतमस्तक है, उन्होंने भी मुझे मौत का सौदागर कहा। और दोस्तों ये लिस्ट खुद उन्होंने मंच से पढ़ी थी, लेकिन दूसरी तरफ की कहानी भी है। 2014 के बाद से सोशल मीडिया पर बीजेपी के आलोचक और पत्रकारों को भी जमकर गालियां दी गई थी। सवाल पूछने वाले पत्रकारों की माताओं तक को निशाना बनाया गया था। पत्रकार गौरव लंकेश को गालियां दी गई थी। प्रधानमंत्री मोदी खुद ऐसे कई अकाउंट्स को फॉलो करते हैं जो लगातार गालियां देते हैं और झूठ फैलाते हैं। इस पर मीडिया में कई रिपोर्ट मौजूद है। अब बात करते हैं अमित मालिवाल की, जो 2015 से 11 साल तक बीजेपी आईटी सेल के चीफ बने रहे हैं। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष बदलते रहे हैं, अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन नवीन, लेकिन मालिवाल अपने कुर्सी पर बने रहे हैं। नहीं दोस्तों, जेपी नड्डा 6 साल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, पर शायद ही किसी को उनका कोई भाषण याद हो, क्योंकि पार्टी की कहानी और नैरेटिव पार्टी अध्यक्ष से ज़्यादा आईटी सेल तय कर रहा था। अब उनकी जगह जिन दीपिका महास्के को सोशल मीडिया विभाग का नया संयोजक बनाया गया है, उनकी उम्र 58 ईयर है। वे 2009 से छत्तीसगढ़ में आईटी सेल का काम देख रहे हैं और आरएसएस से जुड़े परिवार से आते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वे लो प्रोफाइल रहते हैं और खुद को आगे रखने की बजाय पर्दे के पीछे से काम करना पसंद करते हैं। घोषणा के बाद जब उन्हें पूछा गया कि वे युवाओं तक कैसे पहुंचेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि रील के जरिए, क्योंकि युवा वहीं मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों दिलचस्प बात तो यहाँ पर यह है कि नई टीम बनते ही उनके ज़्यादातर सदस्यों ने अपने पुराने पोस्ट डिलीट करना शुरू कर दिया और अकाउंट प्राइवेट कर लिए। दीपक महास्के ने अपने करीब 2000 पुराने ट्वीट को हटा दिए। उनके साथ यह संयोजक प्रति गांधी, आलोक भट्ट और अरुण यादव ने भी अपने अकाउंट बंद या प्राइवेट कर लिए हैं। सवाल अब यहाँ पर यह उठता है दोस्तों कि उन्हें डर किस बात की थी। आलू के किसानों को कहा ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं।
और दोस्तों मैं आपको यह भी बता दूं कि अरुण यादव हरियाणा आईटी सेल के चीफ रह चुके हैं और उनके एक सांप्रदायिक पोस्ट पर बड़ा विवाद भी हुआ था, जिसके बाद 2022 में उन्हें पद से हटा दिया गया था। आलोक भट्ट पर महिलाओं को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप लगते रहे हैं और प्रीति गांधी के पुराने पोस्ट में वे खुद को महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के प्रशंसक बताती नजर आई हैं। यह पोस्ट फैक्ट चेक मोहम्मद जुबैर ने सामने निकाले थे। अब दोस्तों सवाल यह भी उठता है कि इस नई टीम की जरूरत क्यों पड़ी है। दरअसल इस साल जनवरी से जुलाई के बीच में इंडियन एक्सप्रेसवे की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने हर 68 सेकंड में सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का आदेश दिया, यानी रोजाना करीब 1275 पोस्ट, और 5 महीने में लगभग 1.95 लाख पोस्ट हटवाई गई है। सिर्फ इंस्टाग्राम से 1 लाख और फेसबुक से करीब 80,000 पोस्ट हटवाए गए हैं। यह आंकड़ा बताता है कि आईटी सेल की असली ताकत क्रिएटिविटी पोस्ट में नहीं बल्कि सरकारी एजेंसियों और पुलिस के दबाव में थी। जब जंतर मंतर आंदोलन चला तो फेसबुक के बड़े अधिकारियों को बुलाकर सवाल जवाब तक किए गए। तो हम बीजेपी के विज्ञापन पर नजर डालें तो पश्चिम बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु के चुनाव में सिर्फ 4 महीने में करीब 40 करोड़ रुपए अकेले गूगल विज्ञापन पर खर्च हुए, जबकि कांग्रेस ने इस मद में सिर्फ 5 करोड़ रुपए खर्च किए, यानी मुकाबला बराबरी का तो कभी था ही नहीं। एक तरफ पैसा और सरकारी ताकत थी तो दूसरी तरफ आम लोगों की आवाज़ थी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने 500 करोड़ रुपए की रिश्वत का दावा किया था, लेकिन 3 साल बाद भी इन आरोपों में कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आ पाई। और फिर दोस्तों इसी साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल के बेटे को जमानत दी और जुलाई में उस जमानत को चुनौती देने वाले ईडी की याचिका भी खारिज कर दी। इससे पहले 2024 में बघेल की पूर्व डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया को भी जमानत मिल चुकी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सीधा सवाल पूछा कि आखिर किसी को कब तक बिना सजा के जेल में रखा जा सकता है। और हाँ दोस्तों, जंतर मंतर के बाद सोशल मीडिया में यह चर्चा भी चली कि बीजेपी अब फेसबुक और व्हाट्सएप छोड़कर इंस्टाग्राम की तरफ रुख करेगी, क्योंकि यहाँ जेनजी का सबसे बड़ा अड्डा है। लेकिन दोस्तों सवाल यहाँ पर यह है कि इंस्टाग्राम पर नई टीम मुकाबला क्रिएटिविटी कंटेंट से करेगी या फिर वही पुराना तरकीब अपनाएगी, यानी पसंद ना आने वाला पोस्ट को हटवाना। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अब बदनाम हो चुकी है। व्हाट्सएप अंकल अब मजाक का विषय बन चुके हैं। ऐसे में इंस्टाग्राम पर मौजूद युवा पीढ़ी को भरोसा के लिए बीजेपी के पास आखिर नया प्लान क्या है। और दोस्तों दिलचस्प बात तो यहाँ पर यह है कि दीपके मास्के की देख रेख में छत्तीसगढ़ में जो सोशल मीडिया कैंपेन चलाए गए थे वे उन तरीके से बहुत अलग नहीं दिखते हैं जिनके लिए बीजेपी पहले से जानी जाती है। तो फिर उन्हें एक लो प्रोफाइल नया चेहरा बनाकर पेश करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई है? शायद इसलिए क्योंकि पार्टी यह संदेश देना चाहती है कि वह बदल रही है, भले ही असली तरीका वही रहेगा पुराने वाला।